तो आज हम पढ़ने वाले हैं स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस के बारे में। तो स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस को पढ़ने से पहले ज्यूरिस्प्रूडेंस हमको पता होना चाहिए क्या है। मैंने पिछले क्लास में ही बताया था कि ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या है। एक्चुअली स्किल ऑफ लॉ। ज्यूरिस का मतलब ज्यूरिस्प्रूडेंस का मतलब ज्यूरिस का मतलब होता है लॉ एंड प्रूडेंस का मतलब होता है स्किल या फिर नॉलेज। तो ज्यूरिस्प्रूडेंस का मतलब होता है स्किल ऑफ लॉ या नॉलेज ऑफ लॉ। तो इसमें आज हम पढ़ेंगे एनालिटिकल स्कूल ऑफ लॉ के बारे में। हम पूरी तरह से आज पढ़ेंगे, जिसमें हमें जेएल ऑस्टिन के कॉन्सेप्ट के बारे में जानना है। इसके अलावा एनालिटिकल स्कूल में और भी थ्योरी और भी प्रोपोनेंट्स हैं, जैसे कि एक तो जेएल ऑस्टिन है, दूसरे जेरेमी बेंथम है, एचएलए हार्ट है, सैलमंड है। तो अभी आज हमें सिर्फ पढ़ना है जेएल ऑस्टिन के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस जो होते हैं वो कई सारे में डिवाइड किए हुए हैं, जैसे कि एनालिटिकल स्कूल, सोशोलॉजिकल स्कूल, हिस्टोरिकल स्कूल, नेचुरल स्कूल, रियलिस्टिक स्कूल। तो ये सब जो स्कूल है ना, ये सब एक्चुअली स्कूल ऑफ थॉट्स है। स्कूल ऑफ थॉट्स यानी कि ये लॉ को, व्हाट इज लॉ, ये सब जो जितने भी स्कूल ऑफ लॉ है या स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस है, ये एक बात को इन्वेस्टिगेट करते हैं कि लॉ है क्या। इट मीन्स हर एक पर्सपेक्टिव अलग अलग तरह से लॉ को परसीव करने की कोशिश कर रहा है कि लॉ है क्या। तो अब क्वेश्चन आता है कि ये जो लॉ है, तो इसको देखने का अगर एक तरीका है तो उसमें इतने सारे डिफरेंशिएट क्यों किए हुए हैं। एनालिटिकल अलग है, सोशोलॉजिकल अलग है, हिस्टोरिकल अलग है। तो इसका बात यह है कि जो कि जब भी कोई लॉ को परसीव करने की कोशिश करता है या देखने की कोशिश करता है, तो वो एक सर्टेन तरीके से देखने की कोशिश करता है। तो उस सर्टेन तरीके से देखने की जब कोशिश करता है तो वो एक स्कूल ऑफ थॉट में उसको डिवाइड कर दिया जाता है। इट मीन्स कि वो जिस तरह से परसीव कर रहा है, उसको एक स्कूल ऑफ थॉट में रख दिया। फिर जब कोई और दूसरा पर्सन आता है, लेकिन वो उस लॉ को परसीव कर रहा है बट पहले वाले से डिफरेंट है, तो उसे दूसरे स्कूल ऑफ थॉट में डाल दिया। इसी तरह अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट्स होते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एनालिटिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। तो एनालिटिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस का जो मेन प्रोपोनेंट्स हैं वो है जेरमी बेंथम और जेएल ऑस्टिन, यानी कि ऑस्टिन। नाउ जो एनालिटिकल स्कूल है उसे इम्पेरेटिव स्कूल, इंग्लिश स्कूल ये भी कहते हैं, ठीक है। और एक इसको और कहते हैं पॉजिटिव स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। तो इन सब का कहते हैं, हर एक वर्ड का अपना अपना मतलब है, बट इन सब का ऑलमोस्ट एक ही है कि ये लोग एक चीज पे फोकस करते हैं, दैट इज व्हाट इज लॉ। लॉ है क्या। तो सबसे पहले हम जानते हैं पॉजिटिविज्म के बारे में। व्हाट इज पॉजिटिविज्म। तो पॉजिटिविज्म का जो मैंने लिखा है, focuses on law as it is and ignores law ought to be, means ignores the past and the future of the law. पॉजिटिविज्म का मतलब ये हो गया कि वो जो जब वो लॉ को परसीव करना स्टार्ट करते हैं तो वो ये देखते हैं कि लॉ एज इट इज क्या है, ना इसका फ्यूचर क्या हो सकता है, ना इसका पास्ट क्या था। उससे इनको कुछ लेना देना नहीं है। इनको बस ये चेक करना है कि लॉ एज इट इज क्या है, कैसा है। दूसरी बात, जब इस लॉ को ये एनालाइज करते हैं तो इसका सोशोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या होगा, हिस्टोरिकल इम्पैक्ट क्या था, मोरल क्या होगा, इथिकल क्या होगा, ये सब एस्पेक्ट से इसको नहीं देखा जाता है। लॉ जैसा है उसे वैसे ही देखने की कोशिश की जाती है। सिंपल एंड स्ट्रेट यहाँ पे जो अप्रोच है वो होती है। तो ये है पॉजिटिविज्म। पॉजिटिविज्म का मतलब यही है कि लॉ जैसा है हमें वैसे ही देखना है। लॉ कैसा होना चाहिए या लॉ कैसा था उससे मतलब नहीं है। ना लॉ अच्छा है कि बुरा है, मोरल है, एथिकल, इस सब से कोई लेना देना नहीं है। नाउ टॉकिंग अबाउट द जेएल ऑस्टिन के बारे में जानते हैं। जेएल ऑस्टिन जो है, उनके बुक में एक बुक है द प्रोविंस ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस डिटरमाइंड। इसी बुक में उन्होंने अ, अपने कॉन्सेप्ट को डिफाइन किया है कि उनका जो एनालिटिकल कॉन्सेप्ट है वो क्या है। तो जो उनका मेन डेफिनेशन है, लॉ इज अ कमांड ऑफ सोवरेन बैक्ड बाय सैंक्शन। ये जो लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक लाइन में ये हर एक चीज को बता देने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे लॉ क्या है, लॉ इज अ कमांड
ऑफ सोवरिन बैक्ड बाय सैंक्शन। ये तीन मेन पॉइंट्स हैं, कमांड, सोवरिन, सैंक्शन। इन तीनों को हम एक एक करके हम पढ़ेंगे, एक एक करके समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले कमांड। कमांड क्या है? कमांड जैसे वर्ड से ही पता चल रहा है, कमांड होता है, इट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ अ विश और डिजायर टू अनदर दैट शॉल डू और abstain from doing a particular act in case he or she does not comply with it, he or she will face certain evil consequence। इसका मतलब ये हुआ कि कमांड का मतलब होता है एक सोवरिन पर्सन है, उस वो उसका विश है या फिर डिजायर है दैट सामने वाला पर्सन जो उससे इंफीरियर है वो कोई काम करे, एक्ट करे, या फिर वो कोई एक्ट को ना करे ऑन द डिजायर ऑफ द जो पॉलिटिकली सुपीरियर है, वो होता है उस कमांड। अगर पॉलिटिकल सुपीरियर ने कोई विश अपनी या डिजायर ना जाहिर किया है टू अनदर पर्सन, दैट इज कमांड। उस कमांड में कुछ प्रोपोनेंट्स होते हैं दैट की अगर उस कमांड को कंप्लाई नहीं किया जाता है या उसको फॉलो नहीं किया जाता है तो उसके कुछ इविल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, जिसे ही हम सैंक्शन कहते हैं। जो सेकंड प्रोपोनेंट है सैंक्शन। सैंक्शन का मतलब वही होता है कि अगर आपने कोई आपको कोई ऑब्लिगेशन दिया गया है एंड यू डू नॉट परफॉर्म दैट ऑब्लिगेशन, तो आपको उसको कहते हैं उसके इविल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, ठीक है। एलिमेंट्स में कमांड हो गया, सैंक्शन हो गया। तीसरा है सोवरिन। सोवरिन का मतलब होता है इफ एक पर्सन है, उसके वो नीचे अपने पॉलिटिकली नीचे वाले पर्सन को कंट्रोल कर रहा है, बट इस पर्सन को कोई और कंट्रोल नहीं कर रहा है, दैट इज, तब ये पर्सन जो है ये सोवरिन होगा। अब ये पर्सन भी हो सकता है, बॉडी भी हो सकता है, ठीक है। तो ये है सोवरिन। तो इस ये जो डेफिनेशन है, लॉ इज अ कमांड ऑफ सॉवरिन बैक्ड बाय सैंक्शन, तो इसमें एक चीज लिखी नहीं है बट इम्प्लाइड हो रही है, दैट इज ड्यूटी। अगर लॉ एक कमांड है जो सोवरिन के द्वारा दिया जाता है और जो बैक्ड बाय सैंक्शंस होते हैं, यानी कि उससे अगर फॉलो नहीं किया जाए तो कुछ सैंक्शंस उसके आ सकते हैं। तो उसमें क्या पता चल रहा है कि इट मीन्स अगर ऊपर कोई पॉलिटिकल सुपीरियर ने कोई कमांड दिया है तो उसे फॉलो करना पॉलिटिकल इंफीरियर लोगों का ड्यूटी बन जाता है। तो दैट इज कॉल्ड ड्यूटी। ड्यूटी का मतलब हुआ ऑब्लिगेशन टू फॉलो और कंप्लाई, ठीक है। तो यहां तक समझ में आया कि ये डेफिनेशन मेन है समझना। लॉ इज अ कमांड ऑफ सोवरिन बैक्ड बाय सैंक्शन, ठीक है ना। उसके बाद मैंने इसके नीचे एक चार्ट बना रखा है, नीचे की नीचे नीचे। हाँ तो इस चार्ट में दिखाया है कि पूरा लॉ को उन्होंने किस तरह से डिफाइन किया है, किस तरह से उन्होंने क्लासिफाई किया है, उसके बारे में। हम्म तो सबसे पहले लॉ जो है उसको उन्होंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहला है लॉ प्रॉपरली सो कॉल्ड एंड दूसरा है लॉ इम्प्रॉपरली सो कॉल्ड। प्रॉपरली सो कॉल्ड और इम्प्रॉपरली सो कॉल्ड का मतलब ये हुआ, जो लॉ प्रॉपरली सो कॉल्ड यानी कि ऐसे कमांड जो लॉ कहलाते हैं, प्रॉपरली लॉ कहलाते हैं, वो एक तरफ है। दूसरे ऐसे कमांड या फिर ऐसे रूल्स वगैरह जो लॉ नहीं कहलाते हैं, इम्प्रॉपरली सो कॉल्ड, जो कमांड कमांड नहीं है, वो उनको अलग रखा गया है। नाउ अगर इसको और फर्दर डिवाइड करें तो जो लॉ इम्प्रॉपरली सो कॉल्ड है, यानी कि ऐसे लॉज, ऐसे कमांड जो लॉ नहीं हो सकते हैं, वो उसमें आता है लॉ ऑफ मेटाफर या लॉ बाय एनालॉजी। पहले इन दोनों को समझ लेते हैं कि लॉ ऑफ मेटाफर और लॉ बाय एनालॉजी क्या होता है। सी, लॉ ऑफ मेटाफर का मतलब ये हो गया, जो नेचुरल इवेंट्स होते हैं, जैसे कि ग्रेविटी का लॉ हो गया, या विंड सर्कुलेशन का लॉ हो गया, या फिर धरती के चारों तरफ क्या कहते हैं अपना रोटेशन या रिवॉल्यूशन करना है, वो सब जो लॉ है वो होता है लॉ ऑफ मेटाफर। यानी कि अ, जो ये कहते हैं ये जो वर्क हो रहा है, ग्रेविटी हो रहा है या फिर रोटेशन रेवोल्यूशन हो रहा है, ये सब किसी की कमांड की वजह से नहीं हो रहा है, ठीक है। इसलिए ये लॉ है, ये लॉ है बट ये इम्प्रॉपरली सो कॉल्ड है, ये किसी कमांड की वजह से नहीं हो रहा है, ठीक है। एक तो ये पार्ट हो गया। दूसरा होता है
लॉ बाय एनोलॉजी। लॉ बाय एनोलॉजी का एग्जाम्पल है लॉ ऑफ फैशन। इट मीन्स ये इस तरह से इसको सोचो कि किसी ने कोई कमांड नहीं दिया है बट लोग फिर भी वो परसीव करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आजकल का जो फास्ट फैशन है कि तुरंत तुरंत कहते हैं एक बार किसी ड्रेस को पहन लिया तो फिर हमको दूसरा ड्रेस पहनना है, फिर तीसरा ड्रेस पहनना है। तो ये क्या है? ये किसी ने कमांड नहीं दिया है बट लोग ऐसा कर रहे हैं, आसपास को देख के हम ऐसा परसीव करते हैं मेरे को भी करना है। एक मेरली सेंटिमेंट है या फिर एक ओपिनियन है, ठीक है। दैट्स वाई ये लॉ ऑफ एनालॉजी अलग चीज है। तो ये किसी ने कमांड नहीं दिया है बट ये फिर भी एक लॉ की तरह काम करता है, ठीक है। तो ये हमारे लॉ इम्प्रॉपरली सो कॉल्ड इसमें आता है। नाउ टॉकिंग अबाउट द लॉ प्रॉपरली सो कॉल्ड, जो कमांड है उसके बारे में बताते हैं। कमांड भी दो तरह के हैं, एक है डिवाइन लॉ, दूसरा है ह्यूमन लॉ। यानी कि एक वैसा लॉ है जो अ, ऊपर वाले ने बनाया है, दैट इज ऊपर वाले कहने का मतलब है कि नेचुरली है, ठीक है। कमांड है, नेचुरली बनाया गया है। दूसरा है ह्यूमंस लॉ, यानी कि जो ह्यूमन ने बनाया है। डिवाइन लॉ में एग्जाम्पल है 10 कमांडमेंट्स, यानी कि जैसे जो कुरान है वो जो बेस्ड है न्यू टेस्टामेंट एंड ओल्ड टेस्टामेंट पे। उसमें एक कहते हैं एक एक रॉक होता है, उस पे 10 लाइन्स लिखी हुई है, 10 बातें लिखी हुई हैं, और वो कहा जाता है कि वो डिवाइन पावर ने लिखा है, तो उसे 10 कमांडमेंट्स कहा जाता है। तो यहाँ पे इट मीन्स ये हुआ कि ऐसा लॉ जो ह्यूमन ने नहीं बनाया है बट फिर भी लोग फॉलो कर रहे हैं, वो लॉज, ठीक है। लॉ फॉलो कर रहे हैं, ह्यूमन फॉलो कर रहे हैं बट ह्यूमन ने नहीं बनाया है, दैट इज डिवाइन लॉ। बट अब हम आते हैं ह्यूमन लॉ पे, जो ह्यूमन ने बनाया है फॉर द ह्यूमंस, यानी मैन, लॉ बाय मैन फॉर मैन, ठीक है। इसके भी दो में डिवाइड किए गए हैं। पहला है पॉजिटिव लॉ, दूसरा है पॉजिटिव मोरालिटी, ठीक है। नाउ पॉजिटिव लॉ जो है, जॉन ऑस्टिन का जो कहना है कि जो पॉजिटिव लॉ है वही है मैटर ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस, यानी कि जो रियल में जो लॉ है हमें इसे पढ़ना है। पॉजिटिव लॉ इज द मैटर ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस, यानी कि यही हमारा जो मेन ज्यूरिस्प्रूडेंस में हमारा जो सब्जेक्ट है वो इस पे डिपेंड करता है, पॉजिटिव लॉ पे। तो क्या कहता है ये पॉजिटिव लॉ? तो पॉजिटिव लॉ का जो डेफिनेशन है वो ये है, लॉ एग्जिस्टेड बाय पोजीशन ऑफ लॉ स्ट्रिक्टली सो कॉल्ड, रूल्स बैक्ड बाय सैंक्शन। जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, ए रूल है दैट इज सेट बाय सोवरेन, बाय सोवरेन एंड बैक्ड बाय सैंक्शन। लॉ इज अ कमांड ऑफ सोवरेन बैक्ड बाय सैंक्शन। तो इसमें पॉजिटिव लॉ में वो फीचर आते हैं, एक कि एक सोवरेन पर्सन ने कमांड दिया है एंड ये बैक्ड है सैंक्शन से। इसमें आता है लॉ सेट बाय पॉलिटिकल मैन सुपीरियर टू पॉलिटिकल इंफीरियर्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक मोनार्क है या फिर डेमोक्रेसी है, उसमें लेजिस्लेचर या फिर मोनार्क जो भी रूल या लॉ सेट करता है वो सारे मतलब उसके जो भी पब्लिक होती है उसे फॉलो करना पड़ता है। यही होता है लॉ सेट बाय मैन पॉलिटिकली सुपीरियर टू द पॉलिटिकल इंफीरियर। ये है इसका पहला पॉइंट। दूसरा है लॉ बाय प्राइवेट पर्सन इन परजुएंस ऑफ लीगल राइट, यानी कि एक तो वो हो गया कि पॉलिटिकल इंफीरियर के लिए सेट किया गया बाय पॉलिटिकल सुपीरियर। दूसरा होता है लॉ बाय प्राइवेट पर्सन इन परजुएंस ऑफ लीगल राइट, यानी कि प्राइवेट पर्सन ने एक लॉ या फिर एक रूल बनाया है अपने लीगल राइट को कहते हैं अवेल करने के लिए। जैसे कि हम लोग का कॉन्ट्रैक्ट एक्ट होता है, प्रॉपर्टी वाला एक्ट होता है, टॉर्ट होता है। ये सब क्या होता है, इसमें कोई सोवरिन सोवरिन कोई एक्ट नहीं बनाता है, इसमें जो रूल है वो एक प्राइवेट पर्सन ही बनाता है, ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट द पॉजिटिव मोरालिटी, पॉजिटिव मोरालिटी में आता है कि रूल्स कहते हैं आदमी ने ही बनाया है, आदमी के लिए बनाया है। इट मीन्स सेट बाय मैन नाइदर एज पॉलिटिकल सुपीरियर नॉन इन परजुएंस ऑफ लीगल राइट। मतलब पर्सन ने बनाया है उस रूल को, यानी कि पॉलिटिकल सुपीरियर नहीं है, प्लस दूसरा कोई एक लीगल राइट को अवेल करने के लिए नहीं बनाया गया है। ये है पॉजिटिव मोरालिटी। इट मीन्स कि वो मोरली सही चल रहा है, जैसे इंटरनेशनल लॉ है, ठीक है।
इसके अलावा भी और भी हम ले सकते हैं, जैसे कि अ, किसी अगर हमारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए, तो अगर एल्डर्स को हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं, तो ये लॉ सेट बाय मैन तो है, बट पॉलिटिकल सुपीरियर के द्वारा नहीं बनाया गया है, ना ही इससे कोई लीगल राइट को परसुएंस ऑफ लीगल राइट भी नहीं है। इट बस की एज अ मैटर ऑफ रिस्पेक्ट हम लोग यूज करते हैं, तो ये मोरालिटी के सेंस में आ गया, पॉजिटिव मोरालिटी। तो जो जॉन एस्टिन है, उनका कहना है कि जो पॉजिटिव लॉ है, हमने लॉ का पूरी तरह से क्लासिफिकेशन कर लिया कि कैसे कैसे क्या होगा। तो उनका कहना है कि जो पॉजिटिव लॉ है क्लासिफाई करने के बाद, ये जो पॉजिटिव लॉ है, यही मेन मैटर ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस है। ठीक है, ये समझ में आया? नाउ टॉकिंग अबाउट द सोवरिन थ्योरी, ये समझ में आ गया, क्लासिफिकेशन समझ में आया सबको? आई गेस सबको समझ में आ गया। नाउ टॉकिंग अबाउट द सोवरिन थ्योरी, सोवरिन थ्योरी क्या यस होती है? यस, समझ में आ गया। नो न्यूज इज गुड न्यूज। नाउ सोवरिन थ्योरी थ्योरी करेक्ट। क्या होती है? सोवरिन थ्योरी क्या कहती है? देखो, सोवरिन थ्योरी कहती है कि इफ अ determinate human superior not in the habit of obedience to a like superior receives habitual obedience from the bulk of a given society, that the society is a society political and independent। इसका मतलब ये हुआ कि जो सोवरिन थ्योरी उनका कहता है कि अगर कोई इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर कोई एक मोनार्क है, ठीक है, वो कोई भी कमांड देता है तो उसके पॉलिटिकल इंफीरियर वो सब फॉलो करते हैं। बट इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है ना, वो किस वजह से है? क्योंकि वो लोग काफी टाइम से इस चीज को ओबीडियंस से फॉलो कर रहे हैं। यानी कि जो पब्लिक है, उसका ओबीडियंस है कि वो उस पर्टिकुलर मोनार्क को फॉलो कर रहे हैं। तो ये जो रिलेशन है, इसमें ब्रेकेज नहीं आना चाहिए। यानी कि वो जो फॉलो कर रहे हैं उसका जो भी कमांड्स हैं, वो अपनी हैबिट की वजह से कर रहे हैं, ना कि कोअर्जन की वजह से कर रहे हैं। ठीक है। अगर इस अब मान लो कि इसी में सिनेरियो में क्या होता है कि ये मोनार्क चेंज हो गया एंड नाउ दूसरा मोनार्क आ जाता है, तब जो पॉलिटिकल इंफीरियर जो होते हैं, उसको जो पॉलिटिकल सुपीरियर है, जो अभी नया आया है, उसको ओबे करने का उनका हैबिट नहीं है। वो धीरे धीरे डेवलप होगा। तो ये जो सिनेरियो है, इसमें एक ब्रेकेज आ गया है। तो ये ब्रेकेज नहीं होना चाहिए। ठीक है। तभी कोई भी सोवरिन सोवरिन अपनी सोवरिनिटी क्लेम कर सकता है, तभी जब एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ पीपल उसकी सोवरेनिटी को एक्सेप्ट करते हैं, उसके कमांड को ओबीडिएंट करते हैं, तभी वो जो जो उन पे कमांड कर रहा है, वो सोवरिन कहलाएगा। और दूसरा पॉइंट ये है कि जो वो सोवरिन पार्टी है, मतलब जो मोनार्क है या फिर जो भी बॉडी है, जो कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ पीपल पे अपना कमांड देता है एंड लोगों से अपना कमांड को फॉलो करवाता है, उसके ऊपर कोई और नहीं होना चाहिए जो उसको कमांड देता हो या फिर उसको कंट्रोल कर रहा हो, तब वो कहलाएगा सोवरिन। ठीक है। ये दो पॉइंट है। एक तो जो सोवरिन पार्टी है, वो कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ पीपल पे अपना कहते हैं कमांड को पूरा करवाने का पावर रखता हो। दूसरा, उसके ऊपर कोई और ना हो जो उसको कंट्रोल कर रहा होगा। ये है सोवरिन थ्योरी। ठीक है। Now, definition emphasize on, जैसे obedience which must be habitual on permanent। जैसे मैंने अभी बताया कि जो obedience है, वो हैबिचुअली होना चाहिए और परमानेंट होना चाहिए। जो मोनार्क है, उसके ऊपर जो उन दोनों का जो रिलेशन है, वो परमानेंट होना चाहिए और हैबिचुअल होना चाहिए। ये नहीं कि ब्रेकेज आना चाहिए उसके बीच में। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो रहा है, बट इसको रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, जर्मनी है, ठीक है। जर्मनी सबको पता है। जर्मनी के ऊपर हिटलर ने काफी सालों तक कहते हैं डिक्टेटरशिप चलाया था। ना होता क्या है कि जब तक हिटलर था, तो जर्मनी के जितने भी लोग थे, उसकी सारी बातों को सैंक्शन मान रहे थे। तो ये जो उनका बीच में रिलेशन है, ये हो गया
और वो जो हिटलर है उसके ऊपर कोई और नहीं था, वो जो भी कर रहा था अपनी मर्जी से कर रहा था, और जो वो कर रहा था नीचे वालों को सबको मानना पड़ रहा था। तो ये हो गया सोवरेन पर्सन। बट जैसे ही सोवरेन पर्सन यानी कि हिटलर वहां से अपनी गद्दी से हटा, तो जितने भी लोग थे उन लोग के मन में कंफ्यूजन आ गया कि अब हम किसे फॉलो करें, अब तो कोई और है नहीं। ठीक है। तो वो एट द टाइम ऑफ, जब मोनार्क चेंज हो गया, एट द टाइम ऑफ दैट टाइम कोई भी सोवरेन पावर नहीं रहा उस पे। तो उस टाइम में जो सोसाइटी है वो एंटायरली कंफ्यूज हो जाती है, और जो सोवरेन थ्योरी है वो लैक करने लगती है, कमांड जो होता है वो देने वाला कोई नहीं रहता। तो इस टाइम में जो सोसाइटी होती है वो कोलैप्स करने के कगार पे चली जाती है। सो ऐसा बहुत जरूरी है कि अगर कोई अथॉरिटी है ऊपर, तो वो स्टेबल अथॉरिटी होनी चाहिए। दैट्स वाई कहा जाता है कि जो मोनार्क होता है या फिर जो चर्च वगैरह होते हैं, वो सब अनस्टेबल ऑफ सोवरेन अथॉरिटी है, बिकॉज वो एक बार चले जाएंगे तो उसको रिप्लेस करने के लिए दूसरा बहुत जल्दी नहीं आ पाएगा, या उतना ज्यादा उसको सैंक्शन नहीं मिल पाएगा लोगों से। सो दैट्स वाई एक मोनार्क की जगह एक बॉडी ऑफ अथॉरिटी हो, जैसे कि डेमोक्रेसी या फिर प्रेसिडेंशियल सिस्टम। मतलब मैन की जगह अगर कोई सिस्टम उस चीज को चला रहा हो, तो उस चीज से फर्क नहीं पड़ेगा कि कौन उस कुर्सी में बैठा हुआ है। ठीक है। तो ये थ्योरी है, मेन सोवरेन थ्योरी है। ठीक है। नाउ हमने जेल ऑस्टिन का क्या कहते हैं उसका डेफिनेशन देख लिया। डेफिनेशन के जो चारों प्रोपोनेंट्स थे, सोवरिन, कमांड, थ्योरी, सैंक्शन और ड्यूटी, ये चारों देख लिया। क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ देख लिया, जो जेल ऑस्टिन ने जिस तरह से किया है वो देख लिया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द क्रिटिसिज्म। तो अगर हम लॉ कहते हैं, जेल ऑस्टिन के कॉन्सेप्ट को हम समझ चुके हैं बढ़िया से, तो खुद भी हम उसे क्रिटिसाइज कर सकते हैं। हम जान पाएंगे कि उसने कहाँ कहाँ पे जो कहते हैं चीजों को है मिस कर दिया है अपने थ्योरी में। जैसे सैलमंड है जो सबसे पहले, एक सेकेंड, इसको और नीचे करना, नीचे क्रिटिसिज्म पे। हम्म। जैसे सैलमंड जो है वो कहते हैं, द एंड पर्पस ऑफ लॉ इज जस्टिस एंड द थ्योरी ऑफ ऑस्टिन हैज मिस दिस कॉन्सेप्ट। तो सैलमंड जो है वो कहना चाहते हैं कि जो एंड पर्पस होता है लॉ का, वो जस्टिस है, और जो ऑस्टिन का जो थ्योरी है वो एक तरह से जस्टिस को ही मिस आउट कर देता है। ये है उनका उनका क्रिटिसिज्म। इसमें मैंने एक नहीं लिखा है, बट एच एल ए हार्ट जो है वो भी ऑस्टिन को क्रिटिसाइज करते हैं। वो कहते हैं कि जो ऑस्टिन का कॉन्सेप्ट है वो एक गनमैन थ्योरी की तरह है। इट मीन्स, एक एग्जांपल से इसको समझते हैं कि पर्सन ए है, वो मान लो पॉलिटिकली इंफीरियर है, एंड पर्सन बी है वो पॉलिटिकली सुपीरियर है। तो जो पर्सन बी है वो ए को कोई भी कमांड दे रहा है, तो उसे वो पूरा करना पड़ रहा है, बिकॉज वो कोअर्जन की वजह से उसे करने का मन हो या ना हो उसे करना पड़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, ए ने बी को कहा, बी ने ए को कहा गन दिखा के कि तुम मुझे अपने सारी मनी दे दो। तो ये जो ए है वो सारा पैसा जो है बी को इसीलिए दे रहा है क्योंकि वो उससे डर रहा है, ना कि उसे ऑब्लिगेशन है, या फिर उसे एज अपना एज अ खुशी से नहीं दे रहा है वो। तो ये है गनमैन थ्योरी। इट मीन्स जो जेल ऑस्टिन है उन्होंने इस चीज में डिफरेंस नहीं किया कि अगर एक पर्सन जो है वो कह रहा है कि गन दिखा के कह रहा है कि सारा मनी मुझे दे दो, एक ये तरीका होता है। दूसरा तरीका ये होता है कि अगर पॉलिटिकल सुपीरियर कुछ कमांड दे रहा है, तो वो कमांड सामने वाले को कोर्स नहीं करता हो, बल्कि उसे ऐसा लगता हो कि ये करना हमारी ड्यूटी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर जो पॉलिटिकल सुपीरियर है वो टैक्स का रूल लगाता है कि सबको टैक्स देना है, बट एक रीजनेबल टैक्स देना है, तो सब उस टैक्स को देंगे, अपनी खुशी से देंगे, बिकॉज उन्हें पता है कि ये टैक्स जो है उन्हें बाद में उन्हीं की सोसाइटी के लिए काम किया जाएगा इस टैक्स से। तो एचएलए हार्ट उन्हें इस बात पे क्रिटिसाइज करते हैं कि जो ऑस्टिन है वो डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं, और जो कमांड जो है वो एक ऐसी अथॉरिटी से आ रहा है जो
जो अथॉरिटी कहते हैं सही नहीं है, इट मीन्स लोगों के लिए उस वो डर की वजह से वो फॉलो कर रहे हैं या फिर वो खुशी से फॉलो कर रहे हैं, इस चीज में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं। इसे एचएलए हार्ट इसलिए इसे कहते हैं गनमैन थ्योरी। ठीक है। नाउ सेकंड, जो थर्ड है, कस्टम्स इग्नोर्ड। जो जेएल ऑस्टिन है वो कहते हैं कि लॉ जो है वो कमांड है बाय सोवरिन एंड बैक्ड बाय सैंक्शंस। लेकिन अगर आज के टाइम में हम देखें देखें तो बहुत सारे ऐसे कस्टम्स हैं जो आज चल के लॉ बन चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल, हिंदू मैरिज एक्ट, क्या वो लॉ नहीं है? वो भी लॉ है। बट जेएल ऑस्टिन उसको लॉ कंसीडर नहीं करते, कस्टम्स को लॉ कंसीडर ही नहीं करते हैं। वो तब कंसीडर करते हैं जब सोवरिन ने वो कमांड दिया हो और पॉलिटिकल इन्फीरियर्स उसको कहते हैं फॉलो करते हैं, तब उसे मानता है लॉ। कस्टम्स को वो लॉ नहीं मानता है। बट आज के टाइम में बहुत सारे ऐसे कस्टम्स हैं जिसे हम लॉ मानते हैं। अगर मान लो कि कोई कोई ऐसा कस्टम है जो लॉ में नहीं लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल एचएम में तो लिखा, हिंदू मैरिज एक्ट लिखा हुआ है, बट बहुत सारे ऐसे कस्टम्स हैं जो हमारे स्टैट्यूट्स में नहीं लिखे हैं, बट फिर भी हम उन्हें फॉलो करते हैं। ऐसा कोई किसी को याद आ रहा हो तो प्लीज मेरे को रिकॉल करवा सकता है? हम्म, जैसे कस्टम्स में आ जाता है हमारा जैसे ऐसा। ट्राइबल्स का कल्चर है, आई मीन ये कहीं रिटर्न नहीं है बट दे फॉलो, और इवन गवर्नमेंट भी उसमें इंटरफेयर नहीं करती है। तो ट्राइबल्स के जो कस्टम्स एंड रिचुअल्स हैं एग्जैक्टली मोस्टली एग्जैक्टली। अनटिल एंड अनलेस वो पब्लिक एट लार्ज को कोई हार्म ना हो। अभी जला कुट्टू भी था ना वो। जो गेम करते जल्लीकट्टू इस जलीकट्टू पे गेम करते हैं। चल रहा है अभी तक। हम्म। हाँ, हम्म। तो कस्टम्स हैं जैसे ट्राइबल लोगों के कस्टम है, वो लॉ में स्टैट्यूट्स में लिखे हुए नहीं है, बट फिर भी उसे कहते हैं लॉ माना जाता है। तो इस चीज को मिस आउट कर देते जेएल ऑस्टिन ने। तीसरा है, ही डज नॉट ट्रीट इंटरनेशनल लॉ एज अ लॉ बिकॉज इट लैक्स द सैंक्शन मेंशन एज द पॉजिटिव मोरालिटी। तीसरा जो है कि वो इंटरनेशनल लॉ को लॉ ही नहीं मानते, बिकॉज इंटरनेशनल लॉ है जो है वो किसी पॉलिटिकल सुपीरियर ने नहीं बनाया है, क्योंकि किसी एक कंट्री ने तो नहीं बनाया है, उन्होंने मल्टीपल कंट्री ने मिलकर बनाया है, तो मल्टीपल कंट्रीज के ऊपर कोई और सोवरिन पावर नहीं है, इसलिए उसे लॉ नहीं मानते हैं। बट आज के टाइम में हम देखें तो इंटरनेशनल लॉ को एज अ लॉ रिकॉग्नाइज भी किया जाता है और उसे फॉलो भी किया जाता है। सो इस चीज पे वो मिस आउट कर जाते हैं। डी है, जो फोर्थ है, सैंक्शन अलोन इज नॉट मीन्स टू इंड्यूस ओबिडेंस। हाँ, जैसे ये कहा कि जो कमांड है उसको फॉलो कराने के लिए जरूरी नहीं कि हमेशा सैंक्शन होंगे तभी वो फॉलो करेगा। कभी कभी क्या कहते हैं, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस ऐसे होते हैं जो बिना सैंक्शंस के भी फॉलो किए जाते हैं लोगों के द्वारा। इस चीज पे वो मिस आउट कर देते हैं। तो अगर अभी तक हम देखें तो बहुत सारे क्रिटिसिज्म पढ़ने के बाद ये देखते हैं कि जो लॉ उन्होंने बनाया है, लॉ को परसीव किया है कि लॉ क्या है, उसमें हम ये चीज देखते हैं कि काफी ज्यादा उनके जो लॉ का जो डेफिनेशन है उसमें काफी ज्यादा फ्लॉज है। बट इसका रेलिवेंस क्या है? आखिर आखिर आज हम इसको पढ़ रहे हैं तो इसका कोई रेलिवेंस भी तो होगा। तो रेलिवेंस इसका ये है, सबसे पहली बात तो ये समझ लो फाउंडेशन है, बेस है। यानी कि इससे पहले लॉ को डिफाइन करने की उतनी कोशिश नहीं की गई थी। ये मेन सबसे पहले डिफाइन करने की, मतलब सबसे पहले तो नहीं कहूंगा, बट हाँ, वन ऑफ द फर्स्ट जूरिस्ट थे जो जिन्होंने लॉ को परसीव किया और उसको डिफाइन करने की कोशिश की। तो प्रोवाइड द बेस फॉर द अपकमिंग जूरिस्ट, इसका मतलब ये है कि उन्होंने इस तरह से जूरिस्ट को डिफाइन किया ताकि आने वाले लोगों को, जो आने वाले जूरिस्ट थे, उनको एक बेस मिल गया, एक फाउंडेशन मिल गया कि लॉ को कैसे परसीव करना है, उसको कैसे डिफाइन करना है। ये एक क्लियर कट रास्ता मिल गया उन्हें। दूसरी बात, कॉन्ट्री इसके इस अदर अदर जूरिस्प्रूडेंस को इवोल्यूशन के लिए इसने बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन दिया है। इसको अगर हम समझें तो फॉर एग्जांपल, लॉ एज इट इज पढ़ने का एक और बहुत कहते हैं सही कारण ये भी है कि सर्टेनिटी बढ़ जाती है लॉ में। इट मीन्स अगर हम किसी और चीज से इन्फ्लुएंस नहीं हो रहे हैं
लॉ का क्या है कि लॉ को जस्टिस देना है, ठीक है। बट आज के टाइम में देखें कि जस्टिस देने के लिए लॉ को कभी कभी मोड़ना पड़ता है या फिर थोड़ा सा ट्विस्ट करना पड़ता है। तो उससे क्या होता है कि लॉ में सर्टिनिटी खत्म हो जाती है। तो ये जो जीएल ऑस्टिन का कॉन्सेप्ट है कि लॉ एज इट इज होना चाहिए, उससे सर्टेनिटी ऑफ द लॉ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। ये सब इसके रेलिवेंस हैं। तो ये हमारा पूरा जीएल ऑस्टिन का कॉन्सेप्ट है जो एनालिटिकल स्कूल ऑफ लॉ के बारे में बताता है। नाउ जेरेमी बेंथम के बारे में मैंने पढ़ा है, बट इसमें मैंने क्या कहते हैं मेंशन नहीं किया। टाइम है हम लोग के पास, चाहे तो इसको आज खत्म कर सकते हैं। ज्यादा बड़ा नहीं है, बस लॉ जानना है, यूटिलिटेरियनिज्म का प्रिंसिपल जानना है, और तीसरा लॉ ज्यूरिस्प्रूडेंस किसे कह रहे हैं वो जानना है। सिमिलर ही है, बस थोड़ा सा अंतर है। अभी कोई डॉक्यूमेंट शेयर करना है उसके लिए? नहीं, मैंने बनाया नहीं है, बट मेरे को कहता है मैं बता सकता हूँ। गो अहेड। तो ऑनलाइन हम लोग देख सकते हैं ना, जैसे कोई वेबसाइट अब एक सेकंड सर्च कर लेते हैं। रिलायबल थोड़ी हो, क्योंकि कर लेते अभी हमारे पास सारा टाइम है। तो सर्च करके जेरेमी बेंथम का नीरज, कॉन्सेप्ट। आई हैव क्वेश्चन, नॉट क्वेश्चन एग्जैक्टली, मैं ये पूछना चाह रही थी कि जो ऑस्टिन वाले में जैसे तुमने कहा कि सिग्निफिकेंस में, तो क्या हम इसे थोड़ा इलाबरेट करके ऐसे लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस स्कूल वो ये कह रहे हैं कि लॉ जो है वो सर्टेन है, क्योंकि हम लोग इसमें लॉ को एज इट इज पढ़ते हैं कि जैसा लिखा है एज इट इज होगा, तो इसमें सब्जेक्टिविटी नहीं आएगी। अगर सब्जेक्टिविटी नहीं आएगी तो इसमें डिस्क्रिशन नहीं होगा, अगर डिस्क्रिशन नहीं होगा तो फिर आर्बिट्रीनेस नहीं होगी। आई मीन और उसकी कैन वी वजह से रिलेट लाइक दिस? जस्टिस डिलीवरी में कहते हैं चेंज नहीं आएगा। सो सर्टिनिटी होने से ये सब चीजें डिफाइंड हो जाती है। हाँ, एग्जैक्टली लिख सकते हैं इसको इस तरह से। ओके। नीरज जी सर्च करके देख लीजिए एक डॉक्यूमेंट ओपन जो। ओपन कर दिया मैंने, एक मिनट। वैसे जेरेमी बेंथम तो हमारे कहते हैं इसमें नहीं है, बट थोड़ा बहुत उसको जान लेते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये वही है ना जो यूटिलिटी की बात करते हैं कि ओके, अगर ज्यादा बेनिफिट इसमें है एज कम्पेयर टू दैट टू डू हम्म। डू दैट थिंग। हाँ, वही रेलवे ट्रैक वाला, ग्रेटेस्ट। एक आदमी है 5 को बता सकते हो तो गो फॉर द 5 वन। यस एग्जैक्टली, यूटिलिटी में यही होता है, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस टू द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल। सबको खुश रखो। नहीं, अगर एक को दुखी करके तुम 10 लोगों को खुश रख सकते हो तो यू कैन डू, वो है बेंथम जी। फिर एक को उसकी बात एक को कूट सकते हो, कैपिटलिस्ट यही करते हाँ, उनका वही है, आई मीन मोर और लेस वो वही उनका कहना चाह रही थी। एक को उनका हाँ, उनका जो थ्योरी है वो वही है, बट इसमें भी क्रिटिसिज्म्स है बहुत। पकड़ के उसे हाँ, निशाना बना लो, कूट बस लो। लेमैन टर्म में तो वो यही कहना चाह रहे हैं, हम थोड़े स्टैंडर्ड टर्म्स में देखेंगे। हम्म। एनालिसिस ऑफ जेरेमी बेंथम द लॉ एंड द यूटिलिटी प्रिंसिपल। हाँ, लीगल पॉजिटिविज्म इज वन ऑफ द इन्फ्लुएंशियल jurisprudence। जेरेमी बेंथम डेफिनेशन ऑफ लॉ सबसे ऊपर में, डेफिनेशन ऑफ लॉ इंट्रोडक्शन के नीचे, एग्रीमेंट्स अमंग द लीगल पॉजिटिव और नीचे ये तो इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। हाँ, बेंथम्स डेफिनेशन ऑफ लॉ, बेंथम डेफिनेशन ऑफ लॉ। Bentham is often regarded as the genuine founder of the legal positivism। जो ऑस्टिन है ना उसको फादर ऑफ पॉजिटिविज्म कहा जाता है, लेकिन जो जेरेमी बेंथम है उसे फाउंडर ऑफ पॉजिटिविज्म कहा जाता है। इट मींस कि ये है कि जो जेएल ऑस्टिन है उन्होंने अपनी थ्योरी को डेवलप करने से पहले बेंथम की थ्योरी को मतलब पढ़ा था एक बार। तो दैट्स वाई उन्हें फाउंडर कहा जाता है। बट उन्होंने उतना इलेबोरेट नहीं किया था जितना जेएल ऑस्टिन ने किया था, इसलिए इन्हें फादर ऑफ एनालिटिकल स्कूल कहा जाता है, ठीक है। पॉजिटिविज्म का जो कॉन्सेप्ट है इन्हें फादर कहा जाता है, बट जो बेंथम है उन्हें
फाउंडर कंसीडर किया जाता है। नाउ आगे, बेंथम proposes two types of jurisprudence, expositorial and sensorial। हाँ, expositorial और sensorial, इट मीन्स सेम चीज के अलग नाम दिए हुए हैं। जैसे मैंने बताया था ना, लॉ व्हाट एज इट इज एंड लॉ ऑट टू बी। तो जो एक्सपोसिटोरियल है उसका मतलब है लॉ एज इट इज क्या होगा, और जो सेंसोरियल है उसका मतलब है लॉ ऑट टू बी। तो जो जूरिस्प्रूडेंस है, बेंथम भी वही बात करते हैं कि जो एक्सपोसिटोरियल है इट मीन्स लॉ एज इट इज है उसे हमें पढ़ना है, ना कि सेंसोरियल, यानी कि जो लॉ ऑट टू बी क्या है उसे नहीं पढ़ना है। लॉ क्या है उसे पढ़ना है, जो लॉ क्या होना चाहिए उसे नहीं पढ़ना है। ठीक है, दोनों पॉजिटिविज्म में तो वो दोनों उसी पे फोकस करेंगे कि लॉ एज इट इज हमें पढ़ना है। नाउ उसके नीचे, नाउ बेंसन बिलीव दैट लीगल सिस्टम बेस्ड ओनली लॉ अकॉर्डिंग टू हिम समथिंग दैट फाउंड टू बी crucial and it better and more definite laws than the common law system. He inclination was based on the utilitarianism more philosophy। अच्छा, ये तो था उनका लॉ का कॉन्सेप्ट। नाउ दूसरा है उनका लॉ का डेफिनेशन है उनका द विल ऑफ सोवरिन। ठीक है, उन्होंने कहा था कमांड ऑफ सोवरिन, इनका कहना है विल ऑफ सोवरिन। काफी सिमिलैरिटीज आपको दिखाई दे रही होगी। ठीक है, जैसे लॉ 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 इज व्हाट इज लॉ, तो लॉ इज कमांड ऑफ सोवरिन बैक्ड बाय सैंक्शन। इनका कहना है लॉ इज द विल ऑफ सोवरिन। बस नीचे इट मीन्स उनका कहना था कि जो लॉ है वो सोवरिन का विल होता है, इच्छा होता है। ठीक है, नाउ Bentham definition of law stipulates that it links to the law only with the legislation promulgated by a sovereign, even though as he admits that this was not the prevailing idea of the at that time. Bentham approved this concept of utilitarian and the ground। ठीक है, तो जो लॉ है जैसे मैंने बताया विल ऑफ सॉवरिन है। अगर इनके भी जो कहते हैं इनके भी डेफिनेशन को अगर ब्रेक डाउन करेंगे तो सेम चीज निकलेगा। विल का मतलब वही है कि जो इच्छा या डिजायर है ऑफ सोवरिन, वही उसी को लॉ परसीव करते हैं बेंथम भी। तो ये तो जो मैटर ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस है बेंथम के लॉ में, वो यही कहते हैं कि हमें उस लॉ को पढ़ना है जो कि सोवरिन का एक तरह से विल है उसे पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मोनार्क का जो इच्छा है, या मोनार्क जो कहता है, या फिर जो वो रूल बनाता है, वही रियल में रूल है। मोनार्क हो या बॉडी ऑफ पार्लियामेंट हो या लेजिस्लेचर हो, दैट इज दैट इज ओनली दैट इज ओनली द रूल्स या लॉ, उसे ही कहते हैं। ये भी कस्टम को लॉ नहीं मानते हैं, या फिर अदर सोर्सेज ऑफ लॉ में प्रेसिडेंट है या कस्टम है, इन सबको लॉ नहीं मानते हैं। ये केवल सोवरिन ने जो कमांड दिया, या कमांड कर रहा हूँ, विल है, उसी को सिर्फ लॉ मानते हैं। ये क्लियर है। नाउ यूटिलिटेरियनिज्म का जो फिलोसफी है उनका, वो क्या है? सी, यूटिलिटेरियनिज्म का मतलब वही है जो अभी मैंने बताया, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस टू द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल। ठीक है, अब इसको हम ऐसे देखते हैं कि इफ अगर कोई लॉ बना रहे हैं, या फिर एक ऐसा कोई भी काम कर रहे हैं, जिस एक्ट कर रहे हैं जिसकी वजह से ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल का हैप्पीनेस हो, तब वो जो एक्ट है या फिर वो जो रूल है या लॉ है वो सही कहलाएगा। ठीक है, इसको और फर्दर डिवाइड करते हैं। तो इसको इस तरह से समझते हैं सबसे पहले कि जो लॉ यूटिलिटेरियनिज्म का जो प्रिंसिपल है उसमें ये कहते हैं कि बेंथम कहना चाहते हैं कि हर एक पर्सन है उसके पास एक नेचुरल एबिलिटी होती है कि वो परसीव कर सकता है कोई भी एक्ट में या तो हैप्पीनेस या फिर पेन, प्लेजर या पेन को वो डिफरेंशिएट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पर्सन कोई भी एक्ट कर रहा है, पढ़ रहा है या फिर किसी भी चीज काम कर रहा है, या कोई और एक्ट कर रहा है, तो उसमें वो प्लेजर और पेन को फील कर सकता है। ठीक है, तो उनका कहना है कि अगर यही प्लेजर और पेन जो है वो फील करता है कोई अपने एक्ट से, और वो एक्ट जो है वो बहुत लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहा है,
किस सेंस में, अगर वो अच्छा कर रहा है तो वो सही एक्ट है, अगर वो पेन फील करवा रहा है तो वो गलत एक्ट है। ठीक है। तो इसी तरह अगर हम कहते हैं इस एक्ट की जगह पे अगर लॉ लिया है, तो ऐसे लॉज जो ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल को हैप्पीनेस प्रोवाइड करते हैं, तो वो लॉज जो है वो सोसाइटी में एक्सेप्टेबल होंगे और सही होंगे। अगर दूसरी तरफ ऐसे लॉज जो ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल को पेन फील करवा रहे हैं, तो वो सोसाइटी में गलत होंगे, यानी कि उस चीज को सैंक्शन नहीं किया जाएगा, और वो रूल या लॉ सोसाइटी में एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, वो गलत होगा। ये है उनका यूटिलिटेरियनिज्म का कॉन्सेप्ट। ठीक है। इसको और अगर इसमें एग्जाम्पल्स की बात की जाए, तो एक लॉ है जिसकी वजह से मान लेते हैं टैक्सेशन का लॉ है। ठीक है। कि अमीर लोगों से हम लोग टैक्स ले रहे हैं और गरीब लोगों में कहते हैं उसको वेलफेयर के लिए खर्च कर रहे हैं। तो इसमें क्या हो रहा है कि जो टैक्स ले रहे हैं तो सिर्फ कुछ ही लोगों से टैक्स ले रहे हैं, अमीर लोग तो बहुत सारे तो है नहीं, तो उससे कुछ लोग से टैक्स ले रहे हैं, तो पेन हो रहा है कुछ लोगों को। लेकिन वो पैसे जब बहुत लार्ज अमाउंट में बहुत सारे लोगों पे खर्च किए जाएंगे, तो बहुत सारे लोगों को हैप्पीनेस वो देगा। तो इट मीन्स ये जो लॉ ऑफ टैक्सेशन है, ये उस सोसाइटी के लिए सही है, क्योंकि ये ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल को ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ हैप्पीनेस प्रोवाइड कर रहा है। तो ये है उनका बेंथम का यूटिलिटेरियनिज्म का कॉन्सेप्ट। ठीक है। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ गए हैं, तो इसका क्रिटिसिज्म क्या है। अगर ये चीज हम समझ गए हैं कि यूटिलिटेरियनिज्म क्या है, तो उसका हम आराम से उसका वो दे सकते हैं क्रिटिसिज्म। पहली बात, तो अगर हम सिर्फ यही देखें हमेशा कि अगर ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल का हैप्पीनेस है, तो हम कहते हैं लो नंबर ऑफ पीपल को अपसेट तो नहीं कर सकते ना। इट मीन्स फॉर एग्जाम्पल, इसको एक तरह से एग्जाम्पल से लेते हैं। अगर मान लो कि एक हॉस्पिटल है, ठीक है, वहां पे 5 पेशेंट जो हैं वो ऐसे हैं कि एक पेशेंट का दिल खराब है, एक पेशेंट का लंग्स खराब है, एक पेशेंट का कोई और ऑर्गन खराब है, मतलब पांचों के एक एक ऑर्गन खराब है बॉडी में। ठीक है। नाउ उसी हॉस्पिटल में एक सही पर्सन आता है, मतलब एक फिट एंड फाइन पर्सन आता है डॉक्टर को मिलने के लिए, उसके सारे बॉडी के पार्ट्स काम कर रहे हैं। ठीक है। तो अगर हम यूटिलिटेरियनिज्म का अगर प्रिंसिपल हम अपनाएं, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो सही पर्सन है, उसके सारे बॉडी पार्ट्स निकाल के इनको अगर लगा दें, तो ये पांचों जी जाएंगे। ये पूरा कंफर्म है। ठीक है। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम कहते हैं उस पर्सन को उसके बॉडी के ऑर्गन निकाल के इन पांचों में डाल दे, क्या ये सही होगा? अरे अगर ये खतरनाक हो जाएगा, लोग पकड़ पकड़ के ले जाएंगे। बोले तो हाँ वही तो कह रहा हूँ, इससे 5 यही ठीक है हो इसका जाएंगे इससे। क्रिटिसिज्म है। अगर यूटिलिटेरियनिज्म को हम फॉलो करने लग जाएं आंख बंद करके, तो ये उसका क्रिटिसिज्म है कोई कहेगा कि मुझे ये इसकी आंखें बहुत अच्छी लग रही है, इंडिविजुअल के उठा के ले राइट को जाएगा। बुरी तरह से ये इन्फ्लुएंस कर देता कोई कहेगा मुझे नीरज की आंखें बहुत अच्छी लगती है, उठा के ले जाएगा। है। तो यही है उसका क्रिटिसिज्म कि ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल को हैप्पीनेस प्रोवाइड करने के लिए कुछ पीपल को हम अपसेट नहीं कर सकते हैं, ये एक गलत प्रिंसिपल है। तो ये उसका क्रिटिसिज्म है। और बाकी जो क्रिटिसिज्म लॉ या जूरिस्प्रूडेंस पे देखें, तो वो यही है कि कस्टम को वो लॉ नहीं मानते हैं। दूसरी बात, वो हर एक सोवरेन के बिल को लॉ मानते हैं, उसके अलावा किसी और चीज को लॉ नहीं मानते हैं। ये तीसरा क्रिटिसिज्म है। इन सब के अलावा अगर हम बात करें रेलिवेंस की, कि जेरेमी बेंथम के जो कॉन्सेप्ट है उसका रेलिवेंस क्या है। उसका रेलिवेंस ये है कि ग्रेटेस्ट नंबर यूटिलिटेरियनिज्म जो है वो हर एक सर्कमस्टांस में तो नहीं, लेकिन मोस्ट ऑफ द सर्कमस्टांसेस में सही काम करता है। ठीक है। आज अगर हम देखें, उसी प्रिंसिपल पे बेस हमारे पास बहुत सारे लॉज हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने बताया टैक्सेशन का लॉ, या फिर जस्टिस डिलीवरी में क्या, जस्टिस डिलीवरी में हम लोग करते हैं कि टैक्सेशन हो गया, और कोई किसी को याद आ रहा हो जिससे हम लोग ग्रेटर नंबर ऑफ पीपल को फायदा पहुंचाते हैं। टैक्सेशन है। हम्म, जो लैंड रिफॉर्म्स जो आए थे, लैंड रिफॉर्म तो लैंड रिफॉर्म्स, उस वो भी सही, वो भी यूटिलिटेरियनिज्म के प्रिंसिपल पे आया था। उसके अलावा अ, इसके अलावा
अभी जो फूड ग्रेन्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं एट द फ्री, एग्जैक्टली, हाँ, फूड ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, वो भी यूटिलिटेरियन है। वो यूटिलिटेरियनिज्म। तो ये सब जो है ये रेलिवेंस है, यानी कि लॉ जो है वो अगर यूटिलिटेरियनिज्म के पर्पज से देखा जाए तो काफी कहते हैं कंट्रीज में काफी एरियाज में इसको यूज किया जाता है, और हमारे जस्टिस सिस्टम में भी इसको काफी यूज किया जाता है एज अ टैक्सेशन के लॉ पे, या फिर अगर लैंड वेलफेयर, रिफॉर्म का। वेलफेयर ऑफ द लार्जर पीपल, फॉर द लार्जर पब्लिक गुड। हम्म, बहुत सारे ऐसे वेलफेयर स्कीम्स, एग्जैक्टली याद आ गया, ये उसमें वेलफेयर स्कीम जो होते सारे हैं। वेलफेयर स्कीम में, जैसे मिनिमम आवास मनरेगा, योजना हुई मिनिमम रोजगार गारंटी, वो भी एक लॉ बनाया ना उन्होंने। या मनरेगा, मतलब जितनी भी वेलफेयर स्कीम्स हम्म। है मोस्टली वो उसी के लिए है। उसी पे डिपेंड करता है, तो ये रेलिवेंस है उसका। तो ये पूरा एनालिटिकल स्कूल में जेएल ऑस्टिन और जेरेमी बेंथम का कॉन्सेप्ट उसका अगर कभी भी कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं या थ्योरी पढ़ते हैं ना, तो उसको अप्रोच करने का एक तरीका होता है जो मैंने अ, अ, सोचा है, मतलब मैंने धीरे धीरे समझा है कि उसका सीसीआर यानी कि कंट्रीब्यूशन पढ़ लो, उसका क्रिटिसिज्म पढ़ लो, उसका रेलिवेंस पढ़ लो। ये तीन चीज अगर आप पढ़ लेते हैं ना, तो आपको मल्टी डिमेंशनल उस थ्योरी का एस्पेक्ट्स मिल जाते हैं, सीसीआर। ठीक है, तो हमने कंट्रीब्यूशन जान लिया कि उनका कंट्रीब्यूशन क्या था, उनका क्रिटिसिज्म जान लिया, उनका रेलिवेंस जान लिया। तो इसमें अगर किसी और को कुछ बताना या पूछना तो आप पूछ सकता है।